हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल वी विनर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो शिक्षा के दार्शनिक आधार पेपर को लेके चलने के क्रम में आगे ही आज हम लोग प्रकृतिवाद ही चैप्टर को देखने वाले हैं और प्रकृतिवाद से रिलेटेड एजुकेशन में जितने भी पॉइंट्स बनते हैं वो सारे कवर कर लेने वाले हैं। तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो भाई जल्दी से उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो पढ़ने के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है, तो देर नहीं करते हैं, शुरू कर देते हैं। मैं हूं आकांक्षा और आज हमारा टॉपिक है प्रकृतिवाद और शिक्षा और उससे रिलेटेड सारे बिंदुओं को आज हम देख लेंगे। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं हम अपना टॉपिक यहीं पर, प्रकृतिवाद और शिक्षा। प्रकृतिवाद और शिक्षा को मैं पढ़ा चुकी हूं, लेकिन फिर भी शुरुआत करनी है तो उसके विचार को 2-3 लाइनों में समझना जरूरी है। प्रकृतिवाद में सबसे पहले प्रकृति जुड़ा हुआ है, यानी कि इन्होंने प्रकृति पे फोकस किया। इन्होंने कहा कि सब चीजें मैटर से बनी है, पदार्थ से बनी है। इन्होंने 2 तरह की प्रकृति की बात करी। एक तो प्रकृति वो जो चारों तरफ है, जिसको इन्होंने बाह्य प्रकृति कहा। दूसरी प्रकृति इन्होंने आंतरिक प्रकृति कही, जो बालक की है और बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए, बालक के बिहेवियर को समझते हुए शिक्षा देने की बात करी। वैज्ञानिक ज्ञानों पे बल दिया इन्होंने प्रकृतिवाद ने। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, हम लोग आगे कहीं ना कहीं इन सब को डिस्कस कर लेने वाले हैं। देख लीजिए, शुरुआत यहीं से कर लेते हैं कि प्रकृतिवाद में शुभारंभ किया आपने बेकन और कर्मेनियस ने शुभारंभ किया। रूसो ने इसको आगे बढ़ाया। इन्होंने कहा कि केवल किताबें पढ़ा देना इसका मतलब नहीं होता, प्राकृतिक नियमों के अनुसार बालक का स्वाभाविक और सर्वांगीण विकास करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए इन्होंने प्रकृतिवाद ने जो है शिक्षा के हर पक्ष पर प्रभाव डाला। ठीक है, और इसके प्रमुख समर्थक थे पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट स्पेंसर, फ्रोबेल, ये सारे इसके समर्थक थे। तो एक तरीके से इन्होंने कहा जाए कि बालक का जो मनोविज्ञान है, बालक की जो साइकोलॉजी है, बालक का जो स्वाभाविक गुण है, उसको ध्यान में रख के शिक्षा देना। शिक्षा को अगर हम प्रकृतिवाद से जोड़ दें तो यही इन्होंने शिक्षा देने के तरीके को इजाद किया। तो आइए देखें और इसके डिटेल में क्या है कि प्रकृतिवाद ने किस तरह के पाठ्यक्रम को रखा है। अब इन्होंने कहा कि बालक के मनोविज्ञान के अनुसार, बालक के स्वभाव के अनुसार शिक्षा देना। ठीक है, भौतिक प्रकृति का मतलब बाह्य प्रकृति और आंतरिक प्रकृति मतलब बालक के आंतरिक प्रकृति, बालक का स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार शिक्षा देना, प्रकृति के सानिध्य में शिक्षा रखना, शिक्षा को देना। ठीक है, तो आखिरकार इन्होंने सोचा कि प्रकृतिवाद में प्रकृति को उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया। तो मैंने आपको बताया था इन्होंने साइंस पे फोकस किया था, क्योंकि प्रकृति जो है वो नियमों पे चलती है। सूरज डूबता है और शाम को सवेरे उग जाता है और ये नियम चिरकाल से चला आ रहा है, ये कोई बदलाव नहीं है। तो प्रकृतिवाद में नियमों में फोकस किया और नियमों का संबंध आपका विज्ञान से होता है, तो ये विज्ञान से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने पाठ्यक्रम में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा विज्ञान पे फोकस किया था। किस पे किया था? विज्ञान पे। लेकिन प्रकृतिवाद के लिए इन्होंने कुछ इन्होंने पाठ्यक्रम बनाने के कुछ सिद्धांत बताए कि इन सिद्धांतों पे आधारित होना चाहिए जो भी सब्जेक्ट रखा जाए पढ़ाने के लिए। पढ़ाया जाए ये बात अलग है, लेकिन उसमें भी सब्जेक्ट रखे जाएं तो क्या क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट, किन किन सिद्धांतों को वो मानना चाहते थे। तो देखिए, पाठ्यक्रम बनाने के कुछ सिद्धांत हैं। इन्होंने पहला सिद्धांत इन्होंने ये बताया कि पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित हो। यानी कि मैंने आपको बताया ना कि चाइल्ड साइकोलॉजी को ध्यान में रख के पाठ्यक्रम का आधार बालक हो और पाठ्यक्रम बालक की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करता हो। मनोविज्ञान सिद्धांतों पर आधारित हो। मनोविज्ञान किसका होता है? मन का विज्ञान जानना, व्यवहार को समझना, ये सब मनुष्य पर ही तो लागू होता है। तो उन्होंने कहा कि बालक का पाठ्यक्रम का आधार बालक हो और बालक की आवश्यकताओं को पूरा करता हो, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। ये इन्होंने कहा कि जो पाठ्यक्रम बने वो इन सिद्धांतों पर आधारित हो। तो पहला सिद्धांत है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित हो पाठ्यक्रम। ठीक है, तो इन्होंने ये बात कही कि पाठ्यक्रम का आधार बालक हो। अब पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बालक की आयु, उसका बौद्धिक स्तर, बालक की आयु,
उसका बौद्धिक स्तर, विशेष योग्यताएं, अभिक्षमताएं, रुचि, स्वाभाविक क्रियाओं आदि का ध्यान रखा जाए। और पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अनुकूल हो, मतलब और उपयोगिता पर आधारित हो। मतलब ये कि उसको जिस उम्र पे जो सब्जेक्ट सिखाना चाहिए उसके अनुसार सिखाया जाए, उसके आयु के अनुसार सिखाया जाए, उसके आईक्यू के अनुसार सिखाया जाए, उसमें जो क्षमताएं हो, जो उसके इंटरेस्ट हो। मैंने बताया ना कि अगर किसी को मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है और जबरदस्ती उसको आप हाई स्कूल इंटर में मैथ सब्जेक्ट दिला देंगे तो क्या होगा, फाइनली वो फेल हो जाएगा, वो उसका साल भी खराब होगा और उसको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि उसका मैथ्स में कैलकुलेशन में कोई इंटरेस्ट कभी था ही नहीं। तो आप बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर नहीं समझ रहे हैं कि उसे क्या पढ़ाना चाहिए, तो आप केवल और केवल टाइम बर्बाद कर रहे हैं और उसका जो डेवलपमेंट है वो भी क्या होगा, बिगड़ जाएगा। भाई कोई भी बच्चा फेल होगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, और उसके मस्तिष्क पे असर पड़ेगा, उसके व्यवहार पे असर पड़ेगा। तो हमें ये समझना होगा कि एक बच्चे के अंदर क्या आवश्यकता है, क्या उसकी उम्र है, क्या उसके इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम शिक्षा दें, कैरिकुलम बनाए। पाठ्यक्रम बनाने के ये सिद्धांत इन्होंने बताए थे, ठीक है। अब इन्होंने दूसरा देखिए, मैंने कहा इन्होंने साइंस पे बड़ा फोकस किया, इन्होंने साइंस पे फोकस किया। तो विधायक विज्ञानों की वरीयता, इन्होंने साइंस पे बहुत फोकस किया था। तो अभी देखिएगा जब कैरिकुलम के मैं सब्जेक्ट बताऊंगी तो साइंस को सबसे ऊपर रखा है इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट है जीवन रक्षा संबंधी विषयों की वरीयता। स्पेंसर का नाम आता है इसमें। इन्होंने कहा कि जीवन की समस्त क्रियाओं को 5 भागों में बांटा इन्होंने। पहला है आत्मरक्षा की क्रिया, ये देखिए आत्मरक्षा की क्रिया पहला पॉइंट। दूसरा है जीवन को परोक्ष रूप से सुरक्षित रखने की क्रिया। तीसरा है संतान संबंधी क्रिया, संतान रक्षा संबंधी क्रिया। चौथा है समाज की रक्षा संबंधी क्रिया और पांचवा है मनोरंजन में या अवकाश काल के सदुपयोग। स्पेंसर ने इन्हीं क्रियाओं से संबंधित विषयों को पाठ्यक्रम में रखा। कहा गया कि स्पेंसर ने कहा कि हमारे जीवन में 5 तरह की क्रियाएं होती हैं। एक होती है आत्मरक्षा, तो इन्होंने कहा कि इन सारे 5 क्रियाओं से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को पाठ्यक्रम में रखा जाए, यानी कि आत्मरक्षा से संबंधित सब्जेक्ट होने चाहिए। जीवन को जो इनडायरेक्टली सुरक्षा प्रदान करे वो सब्जेक्ट रखे जाने चाहिए। संतान रक्षा संबंधी, समाज रक्षा संबंधी और मनोरंजन संबंधी सब्जेक्ट को हमारे पाठ्यक्रम या कैरिकुलम में रखा जाना चाहिए, ठीक है। तो ये एक दूसरा है। इन्होंने नेक्स्ट बताया धार्मिक शिक्षा अनावश्यक, यानी कि धार्मिक शिक्षा को रखने में इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि ये विज्ञान में इंटरेस्टेड थे, तो निश्चित सी बात है कि धर्म को नहीं मानेंगे। और पाठ्यक्रम का केंद्र विषय विज्ञान हो, विज्ञान को वरीयता दी थी। यहां भी इन्होंने विज्ञान को कहा सेंटर में होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इन्होंने कहा कि इनसे रिलेटेड सब्जेक्ट्स को हम पाठ्यक्रम में रखेंगे। तो जब इन्होंने इन नियमों की बात करी तो किन सब्जेक्ट को रखा, अभी ये देख लो। इन्होंने रखा किन विषयों को, तो इन्होंने सबसे ऊपर विज्ञान को रखा, विज्ञानों को वरीयता। ध्यान से देखिए, सबसे पहले इन्होंने मानवीय विषयों की जगह पर विज्ञान को वरीयता दी। इस दृष्टि से इन्होंने पाठ्यक्रम में प्रथम स्थान दिया भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्रकृति विज्ञान। देखिए इन्होंने ह्यूमैनिटीज को नहीं दिया, मानवीय विषयों को नहीं दिया स्थान, नंबर 1 पे विज्ञान को रखा और भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, विज्ञान के सारे टाइप नंबर 1 पे रखे। नेक्स्ट है इन्होंने जीवन रक्षा और अन्य क्रियाओं से संबंधित विषय। अब जो मैंने आपको स्पेंसर ने अभी बताए थे ना, 5 तरह की क्रियाएं होती हैं जीवन के लिए, उनसे संबंधित, जीवन रक्षा से संबंधित अन्य क्रियाएं कौन कौन सी थी, तो उन्होंने उसके लिए शरीर विज्ञान को रखा, ठीक है, रक्षा स्वास्थ्य विज्ञान को रखा, भूगोल, भाषा, गणित, गृह विज्ञान, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र आदि विषयों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया। क्योंकि आपको मैंने अभी दिखाया था ये वाला, देखिए ये जीवन रक्षा संबंधी विषयों की वरीयता में आत्मरक्षा के लिए जीवन को परोक्ष रूप से, अब परोक्ष रूप से आपको जो प्रभाव डालेगा, तो क्या भाषा प्रभाव नहीं डालेगी? समाज शास्त्र आपको कुछ चीजें नहीं सिखाएगा, समाज के साथ जुड़ना नहीं सिखाएगा। संतान रक्षा संबंधी में आपको शारीरिक शिक्षा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। समाज के लिए, मनोरंजन के लिए आपको संगीत की भी आवश्यकता है। देखिए अभी आगे इन्होंने किस किस को रखा।
इन्होंने भाषा, भूगोल, गणित, गृह विज्ञान, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, ये सारे सब्जेक्ट रखे। तो जीवन रक्षा और अन्य क्रियाओं से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स को रखा, ठीक है। और अंत में मनोरंजन, अभी देखिए मनोरंजन की बात भी आई है, और मनोरंजन में इन्होंने किसको रखा? साहित्य, संगीत, कला। अभी आपको दिखाया ना मैंने, पांचवी क्रिया मनोरंजन थी, तो मनोरंजन में साहित्य, संगीत, क्रिया और सहगामी क्रियाएं जो है, जैसे गाना है, सिंगिंग है, डांसिंग है, इन सब चीजों को इन्होंने इसमें इंपॉर्टेंस दी। तो आप देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है इन्होंने साइंस को। जो मैंने आपको बताया था कि प्रकृतिवाद सबसे ज्यादा साइंस पे फोकस करता है, ठीक है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स को भी इन्होंने आगे दिया है इंपॉर्टेंस। स्पेंसर के अनुसार जो शिक्षा की क्रियाएं थी, उसमें उन क्रियाओं के आधार पर इन्होंने इन सब्जेक्ट्स को भी इंपॉर्टेंस दी है। और मनोरंजन के लिए इन्होंने और अवकाश के समय को अच्छा यूटिलाइज करें तो साहित्य, संगीत और कला आदि को भी जोड़ा है। तो ये सारे विषय प्रकृतिवादी ने पढ़ाने के लिए सुझाव दिया। आगे देखो भाई, शिक्षण विधियां कौन कौन सी होनी चाहिए? तो इन्होंने कहा, देखो प्रकृतिवादी ने कहा कि प्रकृति के संपर्क में सीखा जाए। बोला ना कि बच्चे को एक क्लास से बंद करके एक पढ़ाने से ज्यादा अच्छा है प्रकृति के संपर्क में पढ़ाया जाए। तो करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा कुछ करके सीखे, बाहर निकले, प्रकृति के संपर्क में कुछ करके सीखे, स्व अनुभव से सीखे, खुद से सीखे, कुछ क्रिया से सीखे, करके सीखे, और अपने एक्सपीरियंस हो, दूसरे के एक्सपीरियंस नहीं, खुद भी वो अनुभव ले कि ये करना है, ये नहीं करना है, ठीक है। फिर है प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वारा सीखना, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करें, अपनी आंखों से देखे और सीखे। और नेक्स्ट है खेल द्वारा। मैंने आपको बताया था कि लर्निंग बाय प्लेइंग इन्होंने कंसेप्ट कहा, और क्या क्लास में खेल हो सकते हैं? हो सकते हैं इंडोर वाले, लेकिन ज्यादा अच्छी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमारा होगा जब हम प्रकृति के साथ संपर्क में खेले। तो इन्होंने ये पार्ट बताया, करके सीखना, खुद से करके सीखना, अपने एक्सपीरियंस से सीखना है, डायरेक्ट हम किसी चीज को देखें, और लर्निंग बाय प्ले, खेल से सीखे। तो इन्होंने ये शिक्षण विधियां रखी हैं। शिक्षण विधियों को आप डायग्राम से इस तरीके से शो कर सकते हैं कि ये इन्होंने शिक्षण विधियां बताई हैं इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब प्रकृतिवादी और शिक्षक कैसा है? तो शिक्षक कैसा होना चाहिए प्रकृतिवादी की दृष्टि में? प्रकृतिवाद ने शिक्षक को गौण स्थान दिया, ठीक है। प्राइमरी किसको माना? सबसे पहले इन्होंने बालक को माना था ना, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन रखी है, तो इन्होंने शिक्षक को सेकंड नंबर पर रखा। इन्होंने कहा, और इन्होंने कहा कि जो टीचर कौन है हमारा, नंबर 1 टीचर है प्रकृति, नेचर। प्रकृतिवादी विचारक प्रकृति को ही वास्तविक शिक्षिका मानते हैं। उनके विचार में बालक को समाज से दूर प्राकृतिक वातावरण में शिक्षक प्राप्त कर देना चाहिए। मैंने बताया ना कि प्रकृति के संपर्क में सिखाने की बात इन्होंने करी थी। नेक्स्ट है, प्रकृतिवादी बालक की शिक्षा में शिक्षक के द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं चाहते, वे तो उसे एकमात्र सहायक और पथ प्रदर्शक के रूप में देखते हैं। उनके विचार में शिक्षक का काम बालक के ऊपर अपने नियम को लादना नहीं, वरन ऐसा वातावरण बनाना है जिससे बालक स्व अनुभव से सीखे, स्व निरीक्षण से सीखे, मतलब हेल्प करे उसकी। टीचर कैसा होना चाहिए? पहले तो उनको बाहर खेलने की स्वतंत्रता दे, बाहर जाने की, प्रकृति के संपर्क में पढ़ने की, उन्हें रास्ता दिखाए ताकि बच्चे खेल से सीखे, खुद के अनुभव से सीखे, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करके सीखे, है ना, लर्निंग बाय डूइंग, कुछ करके सीखे। तो बच्चों को हेल्प करे ऐसा सीखने में, ऐसा टीचर होना चाहिए। तो इसीलिए टीचर को यहाँ पे सेकेंडरी प्लेस मिला हुआ है। नंबर 1 पे जो टीचर है वो नेचर है, और यहाँ पर वैसे ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहा जाता है, ठीक है। आगे देखो, बालक कैसा होना चाहिए भाई? तो प्रकृतिवादियों ने शिक्षा संबंधी विचारों का केंद्र बिंदु बालक है। इन्होंने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बताई ना, वे बालक की शिक्षा उसके स्वभाव पर आश्रित मानते हैं, और उसके मूल में संवेग, मौलिक इच्छाएं, प्राकृतिक मनोवृत्तियां, यानी कि जैसा चाइल्ड चाहे, जैसा बच्चा चाहे, जैसे जो बच्चे का मनोविज्ञान है उसको समझकर शिक्षा देना। प्रकृतिवादी बच्चे के वर्तमान रूप में रुचि रखते हैं, ना कि उस रूप में जो शिक्षा का प्रभाव पड़ जाने के कारण वह ग्रहण कर लेगा।
प्रगतिवादी बालक को वस्तुतः निर्माणोन्मुख मानव मानते हैं, न कि उसे मानव का एक लघु रूप। अर्थात उनके अनुसार बालक एक ऐसा प्राणी है जिसमें अभी पूर्ण मानव बनना है और वह उस ओर बढ़ रहा है। प्रगतिवादी चाहते हैं कि बालक का जो वर्तमान रूप है उस पर फोकस किया जाए और उसको स्वतः सीखने का मौका दिया जाए और टीचर उसके डेवलपमेंट में क्या करे, सहयोग करे, प्रकृति के संपर्क में सीखने को भेजे और बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षा देने का प्रयास करे। तो बालक क्या है, एक ऐसा प्राणी है जो अभी उसको पूर्ण मानव बनना है और वो उस ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे। अभी तो उसको बच्चा ही समझा, धीमे धीमे वो उस ओर बढ़ रहा है जहां पर वो क्या होगा, कंप्लीट मैन बनेगा। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरीके से डेवलप्ड होगा। आगे देखो भाई, विद्यालय कैसा होना चाहिए। अब देखो, प्रकृतिवाद में शुरू से मैं कहती आ रही हूं कि इन्होंने प्रकृति के साथ बच्चे को रहने का, पढ़ने का मौका देने की बात करी है। तो इन्होंने किसी भी प्रकार की औपचारिक शिक्षा का विरोध किया, इसीलिए इसमें विद्यालय को कोई महत्वपूर्ण स्थान न देकर बालक को दूषित वातावरण से दूर और प्राकृतिक वातावरण के बीच रहकर शिक्षा देने की बात करी। मैंने बताया ना, ये चाहते हैं कि बच्चे को क्या किया जाए, बच्चे को प्रकृति के साथ रहने की बात की है। क्लास में पढ़ाने को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते ये। ठीक है, इन्हीं विचारों के प्रभाव से प्रकृतिवादी विचारक विद्यालयों को कृत्रिम, कठोर और दृढ़ बंधनों वाली संस्था नहीं चाहते। ये नहीं चाहते कि स्कूल में जो बहुत रूल हार्ड होते हैं ऐसे स्कूल हो। ठीक है, उनके विचार में विद्यालय को स्वस्थ, स्वाभाविक और स्वतंत्रतापूर्ण वातावरण वाली संस्था होनी चाहिए जहां बालक का प्राकृतिक ढंग से स्वाभाविक सर्वांगीण विकास हो। वो चाहते स्कूल ऐसा हो जहां बालक नेचुरल तरीके से उसका पूरा विकास हो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल शेड्यूल्ड फिक्स हो, उसी क्लास में एक ही सिस्टम पे बच्चा बैठा रहे, पढ़ता रहे। नहीं, वो चाहते हैं कि स्वतंत्रता हो, बालक कुछ खेल पाए, बाहर निकल पाए, कुछ प्रकृति से सीख पाए, उसका स्वाभाविक विकास चाहते हैं। बच्चों का स्वाभाविक विकास क्या होता है, बच्चे एक जगह बैठ के नहीं सीख सकते, उनको हंसना, मुस्कुराना, बात करना, इन सब क्रियाओं को शामिल करना। अब आप एक बच्चे से कह लीजिए कि तुम्हें यहाँ बैठना है 1 घंटे के लिए, आज तुम्हारी मैथ की क्लास होगी, तुम बिल्कुल बात नहीं करोगे, तो ये उसका नेचुरल डेवलपमेंट नहीं है। क्योंकि कोई भी मनुष्य बिना बात किए, बिना पानी पिए, बिना उठे ऐसा नहीं पढ़ सकता। तो उसका नेचुरल डेवलपमेंट जो है, स्वाभाविक विकास जो बालक का होना चाहिए, उस पे ध्यान दिया उन्होंने। ठीक है, विद्यालय में कक्षा, अध्ययन और समय सारणी का बंधन उचित नहीं है। अब समय सारणी का बंधन आप कर देंगे बिल्कुल पक्का वाला, तो फिर उसको प्रकृति के साथ जाएगा ही कैसे, वो तो एक ही जगह बंधा हुआ है। तो बंधन नहीं चाहते ये। हर बालक को अपनी रुचि, इच्छा के अनुसार अनुकूल शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। प्रकृतिवादी के अनुसार विद्यालय में पाठ्यक्रम एवं सहगामी क्रियाओं आदि से संबंधित विषयों की व्यवस्था में बालकों का प्रतिनिधित्व आवश्यक होता है। अब कौन कौन से सहगामी क्रियाएं, भ्रमण है, देशाटन है, खेलकूद, स्काउटिंग, समाज सेवाएं, गोष्ठी आदि है। ठीक है, अथवा किसी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम की व्यवस्था, वो उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो कर सके। ये जितने भी आपको बताए हैं सब बाहर हैं, इंडोर में कोई नहीं है। भ्रमण आप बाहर ही जाके करेंगे, देशाटन है, खेलकूद, स्काउटिंग, समाज सेवा, गोष्ठी, सब्जेक्ट्स के इतर नेचर के साथ बाहर निकल के बच्चे का स्वाभाविक विकास देने की बात प्रकृतिवाद भी करता है। ठीक है, तो पढ़ाना तो चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि विषयों के साथ साथ ये सब चीजें भी सिखाने में सहयोगी हो। ठीक है, देखो आगे क्या है। एक मैंने आपको रूल बताया था, वो इनके जब विशेषताएं बताई थी वो प्रीवियस वीडियो में। अच्छा, प्रकृतिवादी विचारक सह शिक्षा बल देते हैं, ये मनुष्य का स्वभाव है, इसीलिए इसको आप बदल नहीं सकते। कोएड में पढ़ाना, महिला पुरुष लड़कियों लड़कों को साथ बैठाना, ताकि जो समाज का नियम है एक दूसरे को जानने का, समझने का, सोशलाइजेशन का, वो पूरा हो पाए। अदरवाइज आपका सोशलाइजेशन आधा होगा, क्योंकि सोसाइटी महिला पुरुष दोनों से मिलके बनी है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकृतिवादी। ये प्रकृतिवादी है। प्रकृतिवादी विचारक सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए हृदय से घृणा करते हैं और उनके लिए परीक्षा एक प्रकार का बंधन है जिसमें कृत्रिमता आती है। अब आपको कुछ रटाया गया, इन्होंने कहा कि केवल कुछ चीजें रटा देना बच्चे को और उसे रटा करके एग्जाम पास करा देना ज्ञान नहीं होता। तो एग्जाम क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, काफी कुछ रट लेते हैं और काफी कुछ थोड़ा समझ भी लेते हैं, पेपर दे लेते हैं। लेकिन ये चाहते हैं कि पेपर ऐसा ना हो कि केवल
आप कुछ रट लें और जाके दे आए। ये चाहते हैं कि बच्चे का नेचुरल डेवलपमेंट हो, जो नेचर के साथ हो, प्रकृति के साथ जोड़ के, ठीक है। तो उसके लिए किसी एग्जाम के बंधन की जरूरत को ये नहीं समझते, ठीक है। कौन? मैं नहीं, प्रकृतिवादी। हम लोग प्रकृतिवाद पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये मेरे विचार नहीं है। अब देखो भाई, सब तो तुमने पढ़ लिया, स्कूल भी पढ़ लिया। अब अनुशासन कैसा होना चाहिए प्रकृतिवादियों के अनुसार, इसको भी देख लो। प्रकृतिवाद कारण और परिणाम के नियम को समझते हैं, कॉज एंड इफेक्ट। इसके अनुसार व्यक्ति अपने कार्यों के परिणाम को भोगता है और उसे भोगने देना चाहिए। रूसो का मानना है कि बालक स्व अनुभव से सीखे। यह अनुभव कटु मधु दोनों होंगे। बालक कटु अनुभव की पुनरावृत्ति नहीं करेगा और इस प्रकार वह अनुशासित हो जाएगा। स्वतंत्रता के आधार पर स्थापित अनुशासन स्व अनुशासन बन जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि अनुशासन की स्थापना के लिए प्रकृतिवादी मुक्त्यात्मक सिद्धांत की बात करते हैं। इसको देखो भाई, कॉज इफेक्ट। प्रकृतिवादी ने कहा कि बच्चा खुद से सीखे कारण और परिणाम। जैसे मान लो आग जल रही है और बच्चे ने आग में हाथ डाला तो उसे रोको नहीं। जब वो जल जाएगा तो खुद ब खुद मान जाएगा कि हमें आग में हाथ नहीं डालना चाहिए। ये प्रकृतिवादियों का मानना था। तो बच्चे को पता चल जाएगा कि आग से हाथ जलता है और वो जिंदगी में कभी भी आग पे हाथ नहीं लगाएगा या गर्म चीज पे हाथ नहीं रखेगा। तो इन्होंने कहा कि वो अपने कार्यों के परिणामों को भोगता है, ठीक है, और उसे भोगने देना चाहिए। क्योंकि जब कोई चीज अच्छी होगी तो रिपीट करता है इंसान, और जब बुरी होती है तो हम उसको चाहते हैं कि फिर कभी रिपीट ना करें। इसका मतलब हम खुद ही डिसिप्लिन में हो जाएंगे। ये प्रकृतिवादी का अनुशासन है। तो इन्होंने कहा कि प्रकृतिवादी मुक्त्यात्मक सिद्धांत, मतलब मुक्त कर दो उसको कि वो खुद से सीखे। बच्चे को मुक्त कर दो, आजाद कर दो कि वो खुद से सीखे और सीख के डिसिप्लिन में आ जाए। ये इन्होंने कहा है। किसने? प्रकृतिवाद ने। तो आपने प्रकृतिवाद में इस चीज को देखा हो, क्योंकि ये प्रकृति के संपर्क में जाने की बात करते हैं। इसीलिए प्रकृति में जाने के लिए आपको देखना होगा कि इन्होंने प्रकृति के अनुसार बच्चे के अनुशासन की बात करी है। तो हम लोगों ने इसमें बहुत सारे मेटा कंसेप्ट को आज पढ़ डाला है, बहुत सारे कंसेप्ट को आज पढ़ लिया है, और प्रकृतिवाद का शिक्षा से कहां कहां किन किन बिंदुओं से रिलेशनशिप है, सारे पॉइंट्स को हमने कवर कर लिया है। इस तरीके से प्रकृतिवाद का होल चैप्टर जो है प्रकृतिवाद का लगभग हम लोगों ने आज देख लिया है। तो मिलते हैं इसी तरह के एक अच्छे से इंफॉर्मेटिव नए वीडियो में। जय हिंद।